हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट कर लिया है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आप वो वाला चैप्टर देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देखते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, है ना। सांख्यिकी स्टार्ट करेंगे। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली अपने 9th क्लास से स्टार्ट कर दिया था, जिसमें अपन ने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, है ना, क्या पढ़े थे इसमें, माध्यक और बहुलक के बारे में 9th क्लास के अंदर और 10th क्लास के अंदर अपन ने चर्चा कर ली थी ना। 11th क्लास के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, प्रकीर्णन की माप पढ़ेंगे ना, मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो देखो जो अपन ने अभी तक अपने 10th क्लास तक पढ़ लिया है वो 3 तरह की माप पढ़ी थी ना। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप अपन ने पढ़ लिए थे, मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ना। इनको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें जो भी डेटा गिवन होता है वो किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता है, जैसे मीन के इर्द गिर्द, मोड के इर्द गिर्द या मीडियन के इर्द गिर्द, है ना। इसके अंदर अपन ने 3 चीजें पढ़ी थी। फर्स्ट क्या था, माध्य, जिसको बोलते थे मीन, माध्यक, मीडियन और बहुलक और इसको बोलते थे मोड, है ना। और इसमें भी अपन ने 3 तरह के डेटा पढ़े थे, है ना। सीधे आंकड़े, अनग्रुप्ड डेटा ना, अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है, और ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा में भी अपने 2 तरह की टेबल पड़ी थी ना। एक तो असंतत सारणी ना, असंतत सारणी, है ना, जिसको बोलते थे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल, है ना, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल, है ना। और दूसरी थी संतत सारणी थी, वो क्या थी, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल अपने देखा था। फ्रीक्वेंसी टेबल बोल दो, डेटा बोल दो ना, इस तरह के अपने पढ़े थे ना। इनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। 10th क्लास तक अपन ने अभी तक इतना पढ़ लिया ना। अब अपन 11th क्लास में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे अपन प्रकीर्णन की माप ना। ये इतनी चीजें तो अपन ने, ये इतनी जो सारी चीजें थी ऊपर की थी वो तो अपन ने 10th क्लास तक अपन ने स्टडी कर ली है ना। 11th में क्या पढ़ेंगे अपन, प्रकीर्णन की माप, है ना, मेजर ऑफ डेविएशन, है ना, डेविएशन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये पढ़ेंगे अपन ना। प्रकीर्णन की माप पढ़ेंगे, प्रकीर्णन की माप पढ़ेंगे। इसमें अपन 4 चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट चीज क्या पढ़ेंगे इसमें, रेंज, है ना, रेंज मतलब परिसर, ठीक है। फिर क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन, है ना, चतुर्थक विचलन, ठीक है। और नंबर 3 इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, मीन डेविएशन, माध्य विचलन, और फिर अपन पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, है, मानक विचलन, ठीक है। ये 4 चीजें पढ़ेंगे। और जो चतुर्थक विचलन है, क्वार्टाइल डेविएशन है, ये हमारे सिलेबस के अंदर
नहीं है ना, ये नहीं पढ़ेंगे अपन। बाकी अपन रेंज पढ़ेंगे और रेंज अपन पढ़ लेंगे 15.1 के अंदर, और मीन डेविएशन है, माध्य विचलन है, ये भी 15.1 के अंदर पढ़ लेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे अपन, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे अपन आगे। और ये जो मीन डेविएशन अपन पढ़ने वाले हैं वो भी 3 तरह के डेटा के पढ़ेंगे ना। 3 तरह के डेटा है कौन से, एक तो अनग्रुप्ड डेटा है ना, अनग्रुप्ड डेटा, और एक ग्रुप्ड डेटा ना। ग्रुप्ड डेटा के अंदर भी अपन 2 तरह के डेटा पढ़ेंगे, वही है ना। एक तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बोल दो, डेटा बोल दो, और डेटा बोल दो ना, टेबल बोल दो, और एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बोल दो। इतनी चीज़ें पढ़ेंगे ना। और फिर अनग्रुप्ड डेटा के अंदर मीन डेविएशन है ना, मीन डेविएशन, डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इसमें भी वो 2 चीज़ें, मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और वही कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा के अंदर भी मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अपन इसमें पढ़ेंगे, है ना। तो ये 6 चीज़ें, एक तो रेंज पढ़ेंगे इसमें, है ना, रेंज छोटा सा टॉपिक है 15.1 के अंदर। ये 6 चीज़ें पढ़ेंगे, इनके 6 के फॉर्मूले देखेंगे अपन। मीन डेविएशन अबाउट मीन अनग्रुप्ड डेटा के लिए, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ग्रुप्ड डेटा के लिए ना, कि मानक विचलन या माध्य विचलन माध्य के सापेक्ष और माध्य विचलन माध्यक के सापेक्ष, अनग्रुप्ड डेटा के लिए है ना, सीधे जो डेटा है उसके लिए है ना। डायरेक्ट डेटा जो गिवन है, जैसे मैं किसी क्लास के अंदर गया, किसी सबसे बच्चे से उनकी एज पूछी और मैंने एक कॉपी पे नोट कर ली, वो क्या है, अनग्रुप्ड डेटा है ना। फिर उसकी ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग 2 तरह से कर सकते हैं, अपन ने टेबल देखी थी। एक तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल और एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट कौन सी होती है, जिसमें इस तरह की कोई टेबल होती है ना, इस तरह की कोई टेबल होती है, आपने देखा है कि एक्स और एफ है ना, एक्स 10 11 12 13, 10 वाले 4 हैं, मान लो ये 5 हैं, ये 2 है और एक है ना। ये क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल है। और एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल कौन सी होगी, जिसमें क्या हो, वर्ग अंतराल हो ना, जिसमें क्या हो, वर्ग अंतराल हो, क्लास इंटरवल हो 0 से 10 और 10 से 20 और 20 से 30। इस तरह की जो टेबल होगी वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल होगी। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी उसकी ना। 0 से 10 वाले कितने, मान लो 4, ये 5 है, ये 2 है ना। इनके बारे में पढ़ेंगे ना। तो ग्रुप डेटा में भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए भी अपन मीन डेविएशन अबाउट मीन है ना, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन और माध्यक के सापेक्ष माध्य विचलन, और इसी तरह से पढ़ेंगे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए भी मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये 6 तरह के अपन फॉर्मूले इसके अंदर देखेंगे। चलो जी, तो पहले पढ़ते हैं सबसे पहले रेंज। उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना अच्छे से नोट कर लें। अब अपन देखते हैं परिसर, रेंज देखते हैं ना। रेंज क्या है, परिसर, रेंज इसको बोलते हैं परिसर। क्या है इसका ना, मान लो कोई बल्लेबाज है, कोई क्रिकेट का बैट्समैन है, उसने जो 10 पारियों में जो रन बनाए, उनके रन का जो डेटा है वो इस तरह से है कि 10 पारियों में उसके रन कितने थे। मान लो पहली पारी में 10, फिर 50, फिर 64, फिर 72, फिर 90 है ना, और फिर 0 पे आउट हो गया है ना, 0 पे नहीं मान ले रहा हूँ, 5 पे आउट हो गया, फिर 4 पे कितनी पारी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर उसने सैकड़ा मार दिया, और फिर 80 रन मार दिए, और फिर क्या है 12 रन पे आउट होते ना। 10 पारियों के जो रन थे वो इस तरह से किसी बल्लेबाज के थे ना। अब मैंने आपको बोला कि इसकी रेंज ज्ञात करो ना। क्या ज्ञात करो, रेंज, परिसर ज्ञात करो। तो परिसर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, रेंज या परिसर, परिसर इक्वल्स टू अधिकतम मान है ना, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू है ना, न्यूनतम मान। तो इसका जो परिसर है वो कितना है, इसी बल्लेबाज की जो पारियों में 10 पारियों में बनाए गए जो रन है उसका परिसर कितना है, अधिकतम मान कितना है इसका, 100 है ना। तो परिसर इसका क्या हो गया, परिसर इक्वल्स कितना 10, अधिकतम मान कितना है इसका 100, क्योंकि सबसे ज्यादा रन कितने 100, और न्यूनतम मान कितने हैं 4 है ना, न्यूनतम मान कितना है 4। तो इसका क्या हो गया, परिसर कितना हो गया, परिसर क्या हो गया 96 हो गया ना,
96। रेंज जितनी अधिक होगी ना, उनका आंकड़ों का फैलाव क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा ना, फैलाव क्या होगा, उतना ही ज़्यादा। तो रेंज जितनी अधिक होगी उसकी स्टेबिलिटी है ना, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी ना, वो लेस स्टेबल है ना। कभी वो 0 पे आउट हो जाता है, कभी वो शतक मार देता है, और कई बल्लेबाज ऐसे होते हैं बोलोगे 40-50 रन मार के जाते हैं। मान लो एक ये बल्लेबाज था ना, ये बल्लेबाज क्या था, ये बल्लेबाज था, एक दूसरा बल्लेबाज भी है ना, जिसके 10 पारियों में रन कुछ इस तरह से थे, 40, 42, 60 और 55 और 46, 48, ठीक है, 58 और फिर मान ले रहा हूँ 57, कितनी बारी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर होगी मान ले रहा हूँ 45 और फिर 45, है ना। ये 10 पारियों में भी बल्लेबाज के जो रन हैं वो इस तरह से हैं। तो इसका परिसर अगर मैं निकालूं, है ना, इसका परिसर अगर मैं निकालूं तो अधिकतम मान कितना है, अधिकतम मान है 60 और न्यूनतम मान कितना है, 40 है, -40। तो इसका परिसर कितना बैठा, 20 है ना। तो इसकी रेंज जो कितनी है, वो कितनी है, क्या है, 20 है ना, 20 है ना। तो जितनी ज़्यादा रेंज होगी उनके आंकड़ों का उतना ही ज़्यादा विस्तार होगा ना, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, विस्तार, और वो उतना ही क्या है, लेस स्टेबल है ना, लेस स्टेबल है। और जिसका विस्तार जितना कम है वो क्या, मोर स्टेबल है ना। ये बल्लेबाज देख लो, इसके लिए अपन यूं कह सकते हैं कि 40-50 रन तो मार के जाएंगे, और इसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते, ये 100 भी मार सकता है और 0 पे भी आउट हो सकता है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी कम है और इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा। तो जिसकी रेंज ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी कम है, और जिसकी रेंज कम है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। ये है रेंज, है ना। चलो जी, अब अपन पढ़ेंगे मीन डेविएशन अनग्रुप्ड डेटा के लिए। उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करिए। तो अब अपन पढ़ेंगे मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा ना, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन। और माध्य विचलन जो मीन डेविएशन है, अपन 2 क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में अपन फाइंड करेंगे। कि एक मैंने आपको बताया था शुरुआत के अंदर ही कि मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, है ना। जो इसको अपन समझेंगे इस एग्जांपल के थ्रू। तो क्या बोल रहा है कि निम्न आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए ना। और ये आंकड़े दे रखे हैं आपको माध्य के सापेक्ष, है ना। मीन डेविएशन आपको फाइंड करना है अबाउट मीन, है ना। तो उसका फॉर्मूला है, इसमें पहले अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन, है ना। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन अपन ज्ञात करेंगे, माध्य के सापेक्ष, है ना, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, है ना। इसका फॉर्मूला है, इसको लिखते किससे, मीन डेविएशन को MD से लिखते हैं, और ब्रैकेट में किसकी रिस्पेक्ट में अपन उसका डेविएशन फाइंड करेंगे, तो x बार, है ना। आपको पता है x बार से अपन किसको डिनोट करते हैं, माध्य को, एवरेज को डिनोट करते हैं x बार से। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला है वो क्या है, समेशन या सिग्मा i = 1 to n और xi माइनस x बार अपॉन में क्या है, n, है ना। जहां n तो क्या कितने डेटा है, और x बार क्या है ना, वेयर जहां x बार क्या है, मीन है, वो क्या है, मीन है। वो फाइंड कैसे करते हैं, अनग्रुप डेटा जैसे दे दिया है ना, ये अनग्रुप एवर्गीकृत आंकड़े दे दिया आपको ना। एवर्गीकृत आंकड़ों का मैं बोलूं माध्य ज्ञात करो, तो ये आपने शायद 9th क्लास के अंदर सीखा था, सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या। तो कैसे फाइंड करेंगे, x1 + x2 + x3 + so on + xn अपॉन कितने आंकड़े हैं, n है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला है ना, जहाँ x बार क्या है ये, और n क्या है, जितने आंकड़ों की संख्या, और n क्या है, एंड n क्या है, नंबर ऑफ डेटा या आंकड़ों की संख्या। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू चाहिए अपन इस क्वेश्चन के थ्रू मीन डेविएशन अनग्रुप्ड ना, मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ना। अनग्रुप्ड डेटा है और मीन डेविएशन अपन को फाइंड करना है अबाउट मीन, है ना। तो सबसे पहले आपके दिमाग में फॉर्मूला तो रहता है ना, फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन का, कि x मीन डेविएशन अबाउट मीडियन मीन इक्वल्स टू क्या है, समेशन i = 1 to n, है ना, मॉडुलस, है ना, मॉडुलस xi माइनस x बार अपॉन n। तो सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, गिवन आंकड़े, है ना, दिए गए आंकड़े, आंसर में दिए गए आंकड़े, है ना। ये क्या है, xi x1 x2 x3 x4 x5, ना, इस तरह से आंकड़े हैं। क्या है, 6 7 10 12 13 4 8 और 12, है ना। तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड कर लेते हैं, इसका माध्य निकाल लेते हैं, क्योंकि अपन को माध्य चाहिए ना। देयरफॉर
माध्य, इसको बोलेंगे एक्स बार से, वो क्या है 6 + 7 + 10 प्लस अनग्रुप डेटा के लिए माध्य निकालेंगे, ये फॉर्मूला है, ये लिख रखा है 12 + 13 + 14 + 8 + 12 अपॉन कितने नंबर है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, अपॉन में क्या है 8, तो ऐड कर दो और सबको ऐड कर दो, है ना। क्या 12 और 8 20, 14 34, 13 47, 59 69 76 82, है ना, कितने 82 अपॉन 8। चेक कर लेते हैं एक बार और 7 6 13, 10 23, 23 और 12 35, 48 52 और 62 70 और 72, है ना, कितने हैं ये 72 है, कितने 72 है। तो एक्स बार इक्वल्स टू 72 को 8 से डिवाइड किया तो कितना आया 9 आ गया ना, क्या आ गया 9 आ गया। देयरफॉर आंकड़ों का माध्य से विचलन, डेविएशन ऑफ डेटा फ्रॉम मीन, है ना, विचलन क्या होगा, तो क्या पहला आंकड़ा क्या है 6 - 9, 7 - 9, 10 - 9, है ना, जितने भी आंकड़े दे रखे हैं उन सब में से सब में से क्या घटाएंगे एक्स बार, है ना, 10 - 9, 12 - 9, 13 - 9, फिर है 14 - 9, फिर 8 - 9 और फिर 12 - 9, तो कितने है -3, -2, -1, 3, 4, 5, 8 में से 9 गए तो -1, और 12 में से 9 गए तो 3, है ना, ये तो आगे विचलन। लेकिन हमें क्या चाहिए, इनका मैग्नीट्यूड चाहिए ना, इनका क्या चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना। देयरफॉर विचलन का निरपेक्ष मान, है ना, निरपेक्ष मान मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 3, 2, 1, मतलब मोड ले लेंगे, निरपेक्ष मान मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब मोड ले लेंगे, इनका मोड दूंगा तो -3 क्या हो जाएगा +3, -2 +2 हो जाएगा 1 3 4 5 1 और 3, है ना। इसलिए अब यहाँ लिख देंगे, देखो अब पहले फॉर्मूला लिखें, देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल्स क्या हो जाएगा समेशन i इक्वल्स टू 1 to n मोड xi माइनस x बार अपॉन n, है ना, तो ले लो, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, है ना। ये सारे आंकड़े क्या कर देंगे, ये मैग्नीट्यूड तो ले रखा है 3 + 2 + 1 + 3 + 4 + 5 + 1 + 3 अपॉन 8। ये सारी बातें, ये वाली जो बात है वो देखो वो करके पहले आंकड़ों में से माध्य घटा दिया, फिर उसका निरपेक्ष मान मैग्नीट्यूड ले लिया, फिर सबको ऐड कर देंगे फॉर्मूले के अंदर, है ना, और अपॉन में जितने आंकड़े 8 है ना, 3 और 2 5 1 6 3 9 4 13 5 18 19 22, कितने 22/8, तो 8 दूनी 16, 6 बच गए 0.8756 और 8 × 40, तो मीन डेविएशन, है ना, अबाउट मीन कितना आया 2.75, है ना। चेक कर ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, है ना, कितना आया मीन डेविएशन अबाउट मीन, कितना आया 2.75, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे क्या 8 आंकड़े हैं, तो इनकी जगह कितना रख देंगे अपन 8। चलो इस तरह से करेंगे। तो आपने देखा अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन अपन इस तरह से फाइंड करेंगे। पहले जो भी आंकड़े दे रखे हैं उनका माध्य ज्ञात करेंगे, फिर उस माध्य का सभी आंकड़ों से विचलन ज्ञात कर लेंगे। विचलन मतलब सभी आंकड़ों में से जितने भी आंकड़े दे रखे हैं उनमें से माध्य घटा के लिख देंगे। फिर जो विचलन आया उसका निरपेक्ष मान मतलब मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस ले लेंगे ना, मॉडुलस मतलब पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे सबकी ना, माइनस हटा देंगे, ठीक है। फिर इस फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, है ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी अब बढ़ते हैं अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पढ़ेंगे। उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना अच्छे से नोट कर लें आप। तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की तरफ बढ़ने से पहले ये एग्जांपल नंबर 2 कर ले रही है ना। एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहे हैं, देखो एग्जांपल और ये इंट्रो पार्ट अगर आप ढंग से कर लोगे तो एक्सरसाइज में आपको कोई जोर नहीं आने वाला, एक्सरसाइज आप खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है जी। देखो जी एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि निम्न आंकड़ों का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। आपको मीन डेविएशन, नीचे जो डेटा दे रखा है उसका मीन डेविएशन फाइंड करना है अबाउट मीन, है ना, मीन के सापेक्ष, है ना।
तो दिए गए आंकड़े है ना, आंसर में तरीका वही है अपना, दिए आंकड़े क्या है, 12 + 3 + 18 + 17 + 4 + 9 + 17 + 19 + 20 15 8, 17, 2, 3, 16, 11, 3, 1, 0, 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आंकड़े ना काउंट कर लिए, तो कोई छूट नहीं गया ना। तो पहले इसका मीन फाइंड करेंगे ना, सिंस है ना, सिंस x बार इक्वल्स क्या फॉर्मूला है इसका भी है ना, समेशन i = 1 to n और xi/n है ना, कि जितने भी आंकड़े दे रखे हैं उनका सबका सम और अपॉन में जितनी उनके नंबर है ना। तो सीधा भी आप यूँ भी लिख सकते हो ना, तो थोड़ी सी जगह चाहिए ना, थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, क्योंकि प्लस करके लिखेंगे तो जगह चाहिए होगी। तो x बार इक्वल्स क्या जाएगा, सबको ऐड कर दो, 12 + 3 + 18 + 17 + 4 + 9 + 17 + 19 + 20 + 15 + 8 + 17 + 2 + 3 + 16 + 11 + 3 + 1 + 0 + 5 और अपॉन में क्या है, 20। कितने आंकड़े हैं, 20 है ना। इनको ऐड कर लो, इनको क्या कर लो, ऐड है ना, ऐड में देख के लिख दे रहा हूँ कितना है इनका सम कितना है, सम है 200 है ना, 200 कितना है, 200 आप जोड़ लेंगे, इनका सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 200 बटा में 20, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो x बार इक्वल्स कितना आया, 10। ठीक है, ये आ गया मेरे पास x बार है ना। अब इनका विचलन निकाले थे ना, देयरफॉर आंकड़ों का, यही लिख दे रहा हूँ, आंकड़ों का मध्य से विचलन का निरपेक्ष मान है ना, निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, मोड। निरपेक्ष मान ले रहे तो अपन मॉडुलस लेंगे ना, मैग्नीट्यूड लेंगे, 12 - 10 मोड 3 - 10 मोड 18 - 10, सब आंकड़ों में से क्या घटाएंगे, मीन घटाएंगे ना। तो 17 - 10 मोड 4 - 10 मोड 9 - 10 मोड 17 - 10 19 - 10 20 - 10 मोड और 15 - 10 मोड 8 - 10 17 - 10 2 - 10 3 - 10 16 - 10 11 - 10 3 1 0 - 10। ये आप कर्व कॉपी में भी करके दिखा सकते हैं और आप फेयर कॉपी में भी करके दिखा सकते हैं ना। चलो जी, कितनी आई वैल्यू, ये सारी वैल्यू लिखो, 12 में से 10 गए तो 2 मोड ले रखा है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, 7 मैग्नीट्यूड आएगा, तो 8 7 6 8 7 6 है ना, और 1 7 9 1 7 9, ठीक है, 19 था ये, 10 5 2 7 10 5 2 7 2 में से 10 8 7 6 1 8 7 6 1 7 1 7 7 9 10 5 7 9 10 और 5, ठीक है। ये विचलन आ गया, विचलन का निरपेक्ष मान आ गया ना। तो अब मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल्स टू समेशन i = 1 to 20
और मोड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन 20। इनको सबको ऐड कर दो ना, 7 2 9, या ऐड करके लिखना चाहो तो एक दिखाना चाहो दिखा दो ना। 7 2 9 और 8 17, 17 7 24 36 31 38 38 और 9 47 57 57 62 64 71 79 86 92 93 100 और 115 125 134 बटा 20, तो 20 का 120 पॉइंट 20 का 120, ये 2 से काट दो ना, 2 से काट दो इसको 10, 2 से काट दो 6 दूनी 12 7 दूनी 14, तो 6.7। मीन डेविएशन अबाउट मीन इसका कितना है 6.7। चेक कर ले रहे अपन आंसर, चेक कर ले रहे हैं अपना आंसर 124 से ना, और अपना 134 टोटल गलत हो सकता है ना। ये कितना आएगा 124, तो कितना आएगा 62, तो कितना हो जाएगा ये 6.2। इस तरह से करेंगे ना, तरीका वो ये। कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करें, आपका बिल्कुल आंसर सही आएगा। चलो जी, अब बढ़ते हैं अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। उससे पहले वीडियो को रोकूंगा, ये एग्जांपल नोट करें अच्छे से। अब अपन पढ़ेंगे अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, है ना। माध्यक बोल दो या माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, है ना। तो देखते हैं, पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं, है ना। सेकंड देखेंगे इसमें अनग्रुप्ड डेटा के लिए, है ना, मीन डेविएशन अपन देख रहे हैं अपन अबाउट मीडियन, है ना। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, माध्यिका बोल दो या माध्यक के सापेक्ष, है ना, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, है ना। तो उसमें फॉर्मूला क्या अपना, मीन डेविएशन अबाउट कैपिटल एम का मतलब मीडियन, है ना। फॉर्मूला क्या है, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n मॉडुलस एक्स आई माइनस कैपिटल एम अपॉन n। ये है फॉर्मूला, है ना। ये है फॉर्मूला जहां आपको m का पता होना चाहिए ना। m क्या है, मीडियन है। और अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीडियन फाइंड करने की भी अपने पास 2 फॉर्मूले हैं जो अपने 9th और 10th क्लास के अंदर पढ़ लिए थे ना। 9th क्लास के अंदर पढ़े थे, 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, जहां m क्या है, माध्यिका, और उसके फॉर्मूले क्या है, जब n, है ना, n मतलब आंकड़े विषम संख्या में हो, ओड नंबर ना, विषम संख्या में हूं, तो m इक्वल्स क्या होगा, m इक्वल्स क्या होगा, n+1/2 थर्टम, है ना, या n+1/2 वहां पद, है ना, 2 वहां पद। और जब आंकड़े, ये मीन फाइंड करने के लिए ना, जब आंकड़े n विषम संख्या में हो, जब n क्या हो, विषम संख्या में हो, और जब n क्या हो, सम संख्या में हो, इवन नंबर में हो, आंकड़े सम संख्या में हो, तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, m इक्वल्स टू n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1 वहां पद, और पूरे के बट्टा में 2। ये है ना। इसमें क्या होगा, ऑड नंबर में है तो n में पहले +1 ऐड होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, वो टर्म आएगी। और यहाँ क्या है, पहले n को 2 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आ रहा है उसमें 1 ऐड करके फिर उसको 2 से डिवाइड करें ना। n वां टर्म, n/2 टर्म और n/2 + 1 टर्म, और उन दोनों में का क्या लेना है अपन को, एवरेज अपॉन में 2, है ना। तो चेक करते हैं ना, चेक करते हैं। तो आंसर में दिए गए आंकड़े तो अपने लिख दिए ना, दिए गए आंकड़े क्या है, 3, 9, 5, 3, 12, 10, 18, 4, 7, 19, 21, ये आंकड़े देखे ना। अब इन आंकड़ों का मेरे को क्या चाहिए, माध्यिका चाहिए ना, माध्यक बोल दो, माध्यिका चाहिए ना, मीडियन चाहिए। तो मीडियन निकालने के लिए आपको पता है पहले इनको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा, आरोही क्रम में जमाने पर, आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाने पर, क्रम में जमाने पर, असेंडिंग ऑर्डर में ना,
इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले सबसे छोटा आंकड़ा क्या है 3, फिर 3 है ना, 3 3, उससे बड़ा 4, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया ना, फिर 9 हो गया ना, फिर 10, फिर 12, 10 12 हो गए, फिर 18, फिर 19, फिर 21। चेक करो पूरे हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना। यहाँ n बराबर कितना है 11। कितने आंकड़े हैं? 11 है। 11 आंकड़े हैं तो माध्यिका का कौन सा सूत्र लगेगा? ये वाला सूत्र लगेगा ना। देयरफॉर माध्यिका m बराबर क्या हो जाएगी? n प्लस 1/2 वहाँ पद, तो n की जगह 11 रखूँगा तो 12/2 वहाँ पद, मतलब 6 वहाँ पद। तो m कितना आ गया? m कितना आ गया? 6वां पद क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में जो आंकड़े डेटा अपन ने जमा रखे उनमें 6वां पद क्या है? 1 2 3 4 5 6, 6वां पद क्या है? 9 है। ये आ गया अपना माध्यिका है ना। अब इनका इन आंकड़ों का माध्यिका से क्या निकालेंगे? विचलन है ना। इसलिए आंकड़ों का माध्यिका से विचलन का निरपेक्ष मान है ना, निरपेक्ष मान सीधा घटा के ना। तो 3 - 9 और उसका निरपेक्ष मान मतलब मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस। 3 - 9 लिए तो -6 तो 6, 9 - 9 तो 0, 5 - 9 तो -4, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो 4 है ना। 3 - 9 तो 6, 12 में से 9 गए तो 3, 10 में से 9 गए तो 1, और 18 में से 9 गए तो 9, 4 में से 9 गए तो -5 और मैग्नीट्यूड लिया तो 5, 2 और 10 और 11 12, 21 में से 9 जाएंगे तो 12, 11 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब फॉर्मूला लगा दो ना, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन समय i = 1 to 11 है ना, xi - m अपॉन n या 11। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इक्वल्स टू, इन सब का क्या चाहिए मेरे को? इन सब का क्या चाहिए? एडिशन है ना, जोड़। 6 4 10, 6 16 3 19 20 29 34 36 46 और 12 58 बट्टा में 11। वो पीछे कर लो, 10 12 10 22 2 24 29 38 39 42 48 52 6 58। तो MD मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है ना, क्या होगा? 11 पंज 55, 3 11 दूनी 22, 8 11 7 77, 3 तो है ना। ये आगे वाली जो डिजिट है 5 से बड़ा है तो इसको बढ़ा देंगे ना, अप्रोक्स है ना। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इक्वल्स टू 5.23 था ना, 3 था, आगे वाली वैल्यू 3 आती तो 5.27 अप्रोक्स। चेक करो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, 5.27 बिल्कुल से इस तरह से करेंगे है ना। तो वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए ना, जो मीन डेविएशन अपन फाइंड करेंगे ग्रुप्ड डेटा के लिए ना, ग्रुप्ड डेटा के लिए वो करेंगे इंट्रो के सेकंड पार्ट में। तो मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 15.1 के सेकंड पार्ट के साथ, इंट्रो के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।